आज नवीन जयहिंद ने अंबाला शहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राज्यसभा चुनाव को लेकर अपनी दावेदारी पेश की और कहा कि विपक्ष के साथ कोई उम्मीदवार नहीं। उनकी माने तो भूपेंद्र हुड्डा दुष्यंत की तरफ देख रहे हैं और दुष्यंत और अजय चौटाला खामोश बैठे हुए हैं। शायद ईडी और सीबीआई के डर से कोई मैदान में नहीं उतर रहा। नवीन जयहिंद ने कहा कि वह तंबू में रहते हैं, इसलिए उन्हें किसी का डर नहीं है। उन्हें जनता ने राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया है। नवीन जयहिंद ने बताया कि वह पिछले 10 सालों में विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और मौजूदा सरकार के जन विरोधी फैसलों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं। यही कारण है कि जितने केस उन पर बनाए गए हैं, इतने शायद ही किसी पर बनाए गए होंगे। इसलिए अगर विपक्ष के पास कोई उम्मीदवार नहीं है, तो वह उन्हें समर्थन दे सकते हैं। नवीन जयहिंद ने नारायणगढ़ से शाली, अंबाला से असीम गोयल, अनिल विज, एमपी वरुण मुलाना, विधानसभा से चारों विधायकों के नंबर सार्वजनिक करते हुए कहा कि जनता इन नंबरों पर फोन करके नवीन जयहिंद को समर्थन देने के लिए अपनी बात रखे। सैनी साहब आप ही बोल रहे हैं, ठीक है? अब तुम हम बोलेंगे नहीं। हम बोलेंगे। अब बोल सकते बोल। हाँ जी, नवीन जी बताएं आपकी किसी पे क्या कुछ बताया। सबसे पहले तो जितने भी हमारे अम्बाड़ा के पत्रकार साथी आए हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए। आज की जो पीसी है उसका जो मुख्य एजेंडा है कि आप लोगों को पता होगा कि हरियाणा के अंदर राज्यसभा की जो सीट है वो खाली हुई है और उसके बाद विपक्ष के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास कैंडिडेट नहीं है। करीब 1 महीने तक यही कहते रहे कि भाई हमारे पास कोई कैंडिडेट नहीं है। तो लोगों ने मेरे को कहा कि भाई आप चुनाव लड़ो, कोई कैंडिडेट है नहीं विपक्ष के पास। हो सकता है कि भाई आजकल आपको पता है कि कोई ईडी सीडी सीबीआई के डर से चुनाव ना लड़ना चाहता हो, कोई भी हो सकता है कि डरते हो। तो हमने दावेदारी की कि भाई हम लड़ने के लिए तैयार हैं। अब उसके बाद अब दोनों ये कह रहे हैं कि भाई पहले उनका समर्थन लेके आओ, जेजेपी का दुष्यंत चौटाला साहब का। हुड्डा साहब कहते हैं, दुष्यंत चौटाला साहब कहते हैं कि भाई पहले हुड्डा साहब का ले आओ। सवाल इस बात का है कि कोई भी पहलवान इनके पास नहीं था लड़ने के लिए। अब जब हमने कहा है तो हमने लोगों के बीच में गए हैं तो लोगों ने कहा कि भी आप लड़ो। और मैं दावेदारी इसलिए कर रहा हूं, ये लोगों ने इसलिए कहा है कि पिछले 9.5 साल, करीब 10 ही साल हो गए और 2-3 महीने बाद जितने आंदोलन हमने किए हैं, जितने इशू हमने उठाए हैं, जितने केस, मेरे पे 1 दर्जन केस लगे हैं। पूरे हरियाणा में किसी भी विपक्ष के नेता के ऊपर इतने केस नहीं लगे, इतनी बार कोई सड़कों पे नहीं उतरा। और जिस तरह से आपको पता होगा, जब फैमिली आईडी का इशू हुआ तो थारा फूफा जिंदा है मूवमेंट आंदोलन हमने शुरू किया, जिसकी वजह से पूरे हरियाणा में दोबारा लोगों की पेंशन बनी, फैमिली आईडी ठीक होने के लिए कैंप लगाने पड़े, बीपीएल कार्ड बने। जब खेल कोटा खत्म हुआ था तो सोटा उठाया हमने। बराबर की जमीन जो 14 साल से 2 सरकारों ने दबा रखी थी वो छुड़वाई। एसवाईएल का कोई मुद्दा नहीं उठा रहा था, वो हमने उठाया। हरियाणा पुलिस के वेतन भत्तों की कोई बात ही नहीं आज तक किसी ने की थी, वो हमने करवाई। मैं आपको मतलब इस तरह के बहुत सी चीजें बता सकता हूं कि भाई ये चीजें हमने करवाई हैं। जब सरपंचों को लाठियां लगी थी तो मैं साथ में लाठियां खाने वाला था, कर्मचारियों को लगी तब भी हम साथ में खाने वाले थे। तो हमने कोशिश की है कि भाई जनता के जो भी इशू थे, जो भी मुद्दे थे, जब बेरोजगारी का इशू था तो सीईटी जब नहीं हो रहा था तो बेरोजगारों की बारात हमने निकाल ली थी। उसके बाद वो सीईटी हुआ था, 50,000 वैकेंसी निकली थी। तो वो दावेदारी हम इसलिए कह रहे हैं, हालांकि मुझे सारे नेता ही कह रहे हैं ये तो बेचारा है, बेचारा बेचारा। उस बेचारे के ऊपर 1 दर्जन केस हैं इस सरकार के। और ज्यादा नहीं कहूंगा तो मैं पिछले 10 साल में 100 बार पुलिस ने नजरबंद मेरे को किया और किसी को तो कनेक्ट किया नहीं है। भाई 100 बार, 1 बार, 2 बार, 4 बार कर ले। तो दावेदारी इसलिए है। एज ए पार्टी में ये नहीं कह सकता कि आप मुझे समर्थन दीजिए। तो इस इशू को लेके मैं क्या किया, एक नंबर हम सार्वजनिक कर रहे हैं पूरे के पूरे हरियाणा के जितने भी विधायक हैं उनके नंबर भी हमने अपनी तरफ से जो इशू है उनको भी साथ में लेके, जैसे कि एक मैं कल ही गया था तो इशू आया कि भैया पहले सब पार्टियां अपने मैनिफेस्टो में डालती थी, कहती थी कि हरियाणा को राजधानी चाहिए, हरियाणा को अलग हाई कोर्ट चाहिए,
लेकिन अब ना तो कोई राजधानी मांग रहा है, ना कोई हाई कोर्ट मांग रहा है। करीब 6 लाख केस तो पेंडिंग हाई कोर्ट में है। आधा हरियाणा तो ये मान लो कि आप मतलब कितने % लोग, एक आदमी के ऊपर कोर्ट केस, उसके कितने लोग प्रभावित होते होंगे। तो हम ये भी डिमांड कर रहे हैं, चाहे SYL का आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी ने संसद में जाके बोला भी है। तो ये भी एक इशू है। और एक इशू सैनी साहब से, हमने CM साहब से ये कहा है कि भाई जो CET क्वालिफाई है उनको पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा बैठने का मौका दिया, जो क्वालिफाई कर रखे हैं। अगर नहीं दे सकते आप तो कम से कम उनको 10,000 रुपये बेरोजगारी बता दीजिए, क्योंकि वो तो सर्टिफाइड क्वालिफाइड है ना बेरोजगार, उसको तो आप कोई मना नहीं कर सकते। और हमने मिलने का भी समय मांगा है। तो और ये जो हाई कोर्ट अलग और जो राजधानी की बात है, तो स्टेट ऑलरेडी 4-5 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे 2-2, 3-3 हाई कोर्ट की बेंच हैं। आप जब तक नहीं पूरा कर सकते तो बेंच तो बना सकते हो। अलग अलग राजधानियाँ भी हैं। तो लोगों के लिए ये इशू भी हम चाहेंगे कि जो ये पार्टियां हैं ये अपने मैनिफेस्टो में डालें कि हाँ हम करें। हालांकि 10-10 साल हो गए सरकारों को रहते हुए, कभी हमने तो बातों में ही है, उसके ऊपर कभी काम होता तो देखा नहीं है। तो इसको लेके हमने सारे जो भी लोगों को अपील कर रहे हैं कि भाई ये कॉल कीजिए। ये हमने नंबर पूरे हरियाणा के, ये क्योंकि लोगों के पास है नहीं ये नंबर, आप सब लोगों के पास भी शायद सबके नहीं होंगे, आपके अम्बाड़ा के ही होंगे, तो आपको भी सब के अवेलेबल करा देंगे, PDF में हम भेज भी देंगे। तो ये सार्वजनिक नंबर है, ये किसी का पर्सनल नंबर मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ। ये जितने भी नंबर हैं ये सब सार्वजनिक हैं जो भी हैं। तो इनके नंबर लोगों से मैं अपील कर रहा हूँ, लोगों को लगता है कि भाई हाँ काम किया तो इनके पास फ़ोन कीजिए, भाई आप समर्थन कीजिए। और ये आपको नंबर मैं दे रहा हूँ, ये अपने आपके जो अम्बाड़ा के विधायक जी हैं, ये नंबर हैं अम्बाड़ा के जितने भी हमारे आपके ज़िले में पढ़ते हैं, मेरे ख्याल में 4 ही होंगे। अम्बाड़ा कैंट से अनिल विज साहब है, इनका नंबर है 94-162-11-001। अम्बाड़ा सिटी से असीम गोयल जी हैं, इनका नंबर है 94-166-5 और फिर 7। हाँ 4 बार, सॉरी, फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं, 94-166-4 और फिर 7। ये असीम गोयल जी अम्बाड़ा सिटी से। नारायणगढ़ से सैली जी हैं, ये 99-88-95-26-91। मौलाना से अभी MP बन गए हैं वो, लेकिन MP साहब बन गए हैं तो अभी इतने दिन तो रहे हैं। तो 98-96-48-30-03 ये नंबर हैं आपके जो भी प्रतिनिधि रहे हैं। तो मेरी लोगों से अपील ये है कि मेरे लिए तो समर्थन मांगो चाहे मत मांगो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपकी जो अपनी समस्याएं हैं, आपके जो अपने इशू हैं, चाहे गांव के, शहर के, मोहल्ले के, कॉलोनी के, ज़रूर इनको फ़ोन कीजिए आप, ताकि आपको कुछ समाधान आपकी समस्या का हो जाए। अब ये फ़ोन भी ज़रूर उठाएंगे क्योंकि चुनाव आ गए हैं सिर पे, वैसे ना भी उठाते लेकिन अब उठाएंगे। तो आप अपनी जो समस्याएं हैं, लोगों से मेरी अपील है कि वो ज़रूर ये करो। और हमने एक अपना नंबर जारी किया है 97-87 कितना है, 70-27-822-822 70-27-822-822। इस पे सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक लोग कुछ कह रहे हैं कि भाई इनमें तो विधायक की वोट होगी। तो हमारा ये भी है कि विधायक की वोट एक सिर्फ 90 लोगों की, ये दो कोई भी पार्टी तय करती है। मुझे लगता है जिस तरह MLC चुनाव होता है तो उसमें पत्रकारों की भी वोट होती हैं, डॉक्टर्स की भी, टीचर्स की भी होती हैं, वकील की भी होती हैं, अलग अलग जो प्रबुद्ध वर्ग होता है उन सब को वोट को, जैसे सरपंच हैं, पार्षद हैं, उनकी भी वोट होनी चाहिए। नहीं तो ये तो एक मोनोपोली हो जाती है कि भाई एक बार तुम बना लो, एक बार तुम बना लो अपने हिसाब से। राज्यसभा मेरे पास 100 करोड़ तो रुपये है नहीं कि भाई मैं इनको 100 करोड़ रुपए दे दूं। ये तो हम तो संघर्ष का दंगल है, उस संघर्ष के दंगल में छुट्टी बोल रखी है। आप कह रहे होगे घी कैसे ले रहा है, तो दंगल तो होते होंगे ना आपकी साइड भी, कुश्ती कास्ती के तो होते होंगे। तो ये लंगोटी और दंगल हमने इसलिए ले रखा है कि संघर्ष की लाइन में कोई भी हो। मैं ये नहीं कह रहा मेरे पास 100 करोड़ है, मेरे पास इतना गाड़ियां हैं, फलाना है, दिखड़ा है, मेरा बाप दादा MLA है, MP मंत्री, मुख्यमंत्री, हमारा तो कुछ है नहीं। हम तो सामान्य घर के एक बच्चे हैं और पढ़े लिखे के हिसाब से PhD है, पढ़े लिखे के हिसाब से 21 साल 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, हुड्डा साहब CM थे। सबसे ज़्यादा उस टाइम पे भी प्रोटेस्ट केस तारीख हमने भुगती हैं, लठ पुलिस के हमने खाए हैं, और 10 साल अब BJP की सरकार होगी। शायद आपको लगातार 10 साल 20 साल कोई इस तरह से लड़ता
मुश्किल मिला, क्योंकि 20 साल में तो आप लोगों ने नेता ऐसे ऐसे मेरे सामने ही आए हैं कि वो पहले उस टाइम पे उस पार्टी में थे, फिर वो चेंज करके दूसरी में भी बन गए, उसमें भी आगे चले गए। हम तो अपनी जगह पे कम से कम एक स्टैंड पे हैं। तो मैं तो यही लोगों से कहूँगा, अपील है हमारी, बाकी तो लोगों को सही लगे तो ठीक है। अगर हमने आवाज़ उठाई है, लड़ाई लड़ी है, 2 लाख बुज़ुर्गों की जो पेंशन जो बनी थी तो वो तो बनी है, सबकी बनी है, मेरी कोई एक जगह तो किसी की बनी नहीं है। तो BPL कार्ड जो बने हैं, फैमिली ID बहुत बड़ा एक इशू था, अब भी रह ही रहा होगा थोड़ा बहुत, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके ऊपर काम करना पड़ा और सरकार को ये चीज़ें माननी पड़ी कि हाँ गड़बड़ें थी। आपका कोई सवाल है तो आप जरूर बता दें। मैंने तो अभी अपील किया, अभी हमारी 21 तारीख की एक मीटिंग है, उसके बाद हम इन लोगों को डायरेक्ट बात भी करें। अभी तो मैं पब्लिक से ही कह रहा हूँ और इन लोगों के पास भी जाएंगे। अभी निर्दलीय विधायक हैं एक, उन्होंने, हम तो गए भी नहीं उनके पास, उन्होंने ज़रूर कहा कि हम सपोर्ट करते हैं। और JJP वाले जिस तरह कह रहे हैं तो 10 विधायक तो हैं ही उनके पास, कहने को तो है ना। तो अब जब कैंडिडेट नहीं है, मैं तो तब आया हूँ, मैं तो उससे पहले तो आया ही नहीं चुनाव में। अगर मुझे आना होता तो जिस दिन दीपेंद्र हुड्डा जी की सीट खाली हुई उसी दिन अगले दिन कहता मैं कि मैं लड़ूंगा चुनाव। हम तो जब 1 महीने से देख रहे थे कि वो कह रहे थे तुम कैंडिडेट दे दो, वो कह रहे थे तुम दे दो, वो कह रहे थे हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, तो करते होंगे भाई कोई चुनाव लड़ने से, हम तो तब आए हैं। तो मुझे लगता है कि विपक्ष की जिम्मेदारी है ये कि वो उनके पास कोई हारेगा तो जय हिंद हारेगा ना, वो तो हार नहीं रहे हैं। तो मेरे हिसाब से देना चाहिए। कोई भैया आप युद्ध है उसमें आप मरो, कुछ भी हो, युद्ध काम तो युद्ध लड़ना है, जीतो हारो वो तो एक अलग मैटर है, सपोर्ट तो करना चाहिए। अब ऐसे तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं। अब मैं BJP से तो नहीं कह सकता कि भाई आप मेरे को समर्थन दीजिए, मैं अनिल साहब से ये कह सकता हूँ जी आप एज ए विधायक मुझे समर्थन दीजिए, ये तो मैं कह सकता हूँ असीम गोयल जी से या जो भी BJP के विधायक हैं। लेकिन मैं उनके वहाँ जाके पार्टी को नहीं कह सकता, क्योंकि मैं लड़ाई लड़ी है। पार्टी को तो उनको कह सकता हूँ कि भाई विपक्ष में जब आप लोग सड़क पे नहीं थे तो हम थे, अब तो चुनाव आ गया तो अब तो सारी पार्टी आएंगी। अब चुनाव नवंबर के बाद फिर चले जाएंगे, 4 साल बाद फिर कोई दिख जाए तो आप बता देना। तो 1 साल पहले तो 6 महीने पहले तो आ ही जाते हैं। ये कुछ न कोई आप जैसा भाई बता देता है, कुछ इस तरह कर लो। अब हमारे पास इतना बड़ा साधन सिस्टम तो है नहीं, कुछ न कुछ नई चीज़ क्रिएटिविटी तो लेके आनी पड़ती है ना। तो बड़े रात की कृपा हो जाती है, कुछ न कुछ आ जाता है दिमाग में। वैसे PhD कर रखी है मैंने और MMC भी कर रखी है, तो थोड़ा मैं भी पत्रकार बनना चाहता था लेकिन नहीं बन पाया, क्या करूं। तो अब थोड़ा क्रिएटिव तो होते हैं ना, आप लोग भी क्रिएटिव, कुछ न कुछ दिमाग में होता है। तो इसलिए देखो, हमने जब आपने देखा होगा कि जब थारा फूफा जिंदा वाला मूवमेंट चलाया, वो इंटरनेशनल मूवमेंट हो गया था और सरकार को स्पेशल कैंप लगाने पड़े थे पूरे हरियाणा में क्रॉस। लोग परेशान थे भी फैमिली ID से, बुढ़ापा पेंशन, किसी को जिंदा देखा दिया, किसी को मरा। वो एक बहुत बड़ा एक ब्लंडर था, क्योंकि कोई भी पॉलिसी होती है उसको एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह लागू करना चाहिए, लेकिन वो पूरे हरियाणा में लागू कर दी थी। तो बहुत मतलब गवर्नमेंट का डाटा हमारे पास उस टाइम पे ये आया था कि करीब 2 लाख लोगों के साथ जो भी थी उनका बना। अब जैसे बेरोजगारों की बारात थी तो इसीलिए वो बारात का थीम बेस ये इसलिए था बेरोजगारों का कि जब बेरोजगार होता है तो शादी भी नहीं होती है, सवाल इस बात का है। और शादी भी नहीं होती है तो फिर आप ये भी समझिए कि ये भी एक सामाजिक बड़ा खतरनाक मामला है कि नौजवान हैं जो नशे की तरफ है, फिर वो क्राइम की तरफ है, उनको कहीं ना कहीं स्पेस मिलता है। तो अभी भी जैसे कावड़ यात्रा है, मैं भी लेके आता हूँ, तो अभी याद आ गया आपकी बात से कि कुछ जगह प्रशासन ने निकाला कि DJ नहीं लेके जाएगा कावड़ वाला। तो अब ये तो प्रशासन कह सकता है कि भी डिसिप्लिन में रहिए, ट्रैफिक रूल फॉलो कीजिए, ये कैसे कह सकता है कि DJ अब मतलब कावड़ यात्रा है, शादी ब्याह उत्सव त्यौहार में मातम थोड़ी मनाया जाता है यार, रोआ धोआ थोड़ी चलती है उस टाइम पे। तो ये भी सरकार देखे, और वो कह रहे हैं चलान काट दें तो चलान मैं कटवा लूँगा। लेकिन मैं कावड़ियों से ये कहूँगा गंगा जल जब वो वहाँ से उठाएं बोले के वक्त, तो वो इस चीज़ की शपथ लें कि भाई हम नशा नहीं करेंगे, हम अपराध नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा एक इशू पूरे हरियाणा में हो रहा। तो थीम बेस तो वैसा वैसे ही आप जैसे भाईचारा कोई ना कोई बता देता है। अगर ये जो 10% प्लानिंग वगैरह इस तरह की तो कुछ है नहीं। ये ज़रूर है कि मैं इसके द्वारा ये भी एक मैसेज है कि भाई
कोई क्राइटेरिया तो होता होगा ना किसी का भी। अब ये तो क्राइटेरिया नहीं है कि मेरे बाप दादा मामा नाना जो भी हैं वे एमएलए एमपी या बड़े राज घराने परिवार से या जिनके घरों में एमएलए मंत्री वगैरह होते हैं वो। एक आम घर का बच्चा 21 साल तक लड़ाई लड़ता है, पीएचडी है, पढ़ा लिखा है, कढ़ा लिखा है, हट्टा कट्टा भी है, सारी चीज़ ओके हैं, उसके बावजूद 1 दर्जन केस लगातार 21 साल से जो भुगत रहा है, जिसने इतने इशू उठाए हैं, मुद्दे उठाए हैं, उसके लिए भी स्पेस नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास। क्योंकि सिर्फ इतना ही है कि वो किसी नेता के जाके पिंडी नहीं पकड़ेगा, वो तड़वे नहीं चाटेगा, वो अपने दम पे करता है। तो वो उन जो नए नौजवान लड़के हैं, नया कुर्ता पजामा शमाते हैं, कोई मांड देता है उसमें कुर्ते पजामे में, तो वो राजनीति में आके अपने आप को बर्बाद ना करें, अपना घर परिवार चलाएं, घर बसाएं, वो बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपके बाप दादा के पास, मेरे तो दादा भी नाना भी दोनों फौजी थे, अब जिसके पास 100-200 करोड़ है तो वो आए आराम से राजनीति में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले 100-200 करोड़ रुपए कमा ले फिर राजनीति में आए, नहीं तो कोई ज़रूरत है नहीं राजनीति में आगे अपने आप को बर्बाद करने की। इसका मैसेजिंग ये भी है। अगर कोई 1000 में से एक कोई कल एमएलए बन भी गया तो उसको आप एग्जाम्पल मत मानिए, आप जो 999 में बर्बाद हुए उस चक्कर में उनको भी देखिए। दिल्ली में एक बहुत बड़ा विवाद, देखो जो प्रकरण हुआ था मैं तो अच्छी तरह तो जानता ही हूँ। मैं तो आज तक 2007 से शायद आप लोग को या कोई भी नहीं जानता था तब। हम जब आरटीआई पर और स्वराज अभियान था तब उस पर काम करते थे। तो जो वहाँ पे हुआ है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं पहली बात तो मेरी पूर्व पत्नी होने के नाते मैंने कोई सपोर्ट नहीं किया था। वो मेरी आंदोलन की साथी थी और इस वजह से सपोर्ट किया था। आंदोलन की साथी के अलावा भी एक मुख्यमंत्री के घर में एक महिला के साथ एक पुरुष द्वारा मारपीट करना, मुझे लगता है उससे बड़ी कोई कायरता का काम हो नहीं सकता। और वो भी उसके साथ जिसने आपके 15-20 साल जिसने आपके आंदोलन या पार्टी के साथ काम किया है, जिसने लाखों महिलाओं की आवाज़ उठाई है। और एक पुरुष द्वारा इस तरह से मारपीट करना, मैं ये मानता हूँ बहुत ही घटिया एक एक्ट था। और वो पड़े हैं, अब तो जेल में पड़े हैं। मेरा पर्सनल मैटर होता तो मैं पर्सनल लेवल पे देखता अपने तरीके। अगर आज भी वो आपके साथ होती तो आपका संघर्ष किस विषय में? ये तो थोड़ा ज़्यादा पर्सनल हो जाएगा, इसमें क्या होना था क्या, ये तो उसमें कुछ नहीं कह सकता मैं। ये तो अपना ठीक ठाक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और आपका कोई सवाल हो तो? मैं इस बारे में जब अग्निवीर वाली जो पॉलिसी आई थी तो भी आपके लिए जानकारी के लिए दे देता हूँ कि कोई नेता आपको नहीं मिलेगा जो सड़क पे उतरा है। देखो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, एक मैं ये नहीं कह रहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना कोई छोटी बात है किसी नेता के लिए, वो भी बड़ी बात है किसी इशू को लेके। लेकिन सड़क पे उतना आजकल तो वो चल रहा है, फेसबुक ट्वीट कर दे, उसी से मान लेते हैं कि तूने बहुत बड़ा काम कर दिया। 3 बार लगातार अग्निवीर जो आंदोलन हुआ उनके साथ उतरने वाला मैं हूँ। साथ में उनका जब लठ लागे तो भी मेरा लागे थे। और मैं ये मानता हूँ कि देखो उस पॉलिसी को पॉलिटिकल लोगों द्वारा बना के रख दिया गया सही नहीं है। अगर फौज के या फोर्सेस के लोगों के साथ मिल के उस चीज़ को बना के, और खासकर जो उसके लिए आवेदन करने वाले थे उनके साथ मिल के वो चीज़ बनाई जाती तो अच्छा है। कोई भी देश के लिए आप समझो, हालांकि कोई ये नहीं होता कोई सिर्फ नौकरी के लिए फौज में कोई नहीं जाता है, एक जुनून भी साथ में होता है कि भाई ठीक है मेरी जॉब भी मिलती है लेकिन जुनून भी है साथ में। तो उनके परिवार के लिए सरकार को मैक्सिमम सिक्योरिटी उस परिवार को मिलनी चाहिए। आपको ध्यान होगा सबसे पहले शहीद को या किसी पुलिस फोर्स वाले को 1 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार ने किया था, वो मैंने खुद करवाया हुआ है कि भाई कम से कम और कुछ नहीं होता तो इतना तो सरकार तो कर सकती है। समाज और सरकार को उसको एक कुछ सिक्योरिटी जरूर देनी चाहिए कि कोई आज के दिन अपने घर परिवार से दूर रहता है, अपनी जान का रिस्क लेकर रहता है, तो जितनी ज़्यादा उनको फैसिलिटी दी जाएगी अग्निवीर को उतनी बढ़िया बात है। क्योंकि आज के दिन कोई नाखून कटवाने में भी बड़ी तकलीफ होती है और वहाँ तो आप देख रहे हैं ना, पर रोज शहीद हो रहे हैं, बलिदान दे रहे हैं। हालांकि मैं ये एक चीज़ और ज़रूर कहूँगा कि अग्निवीर के साथ कोई भी नेता अपने बच्चों को 2 महीने 4 महीने भेजे, कोई डीसी कोई एसपी IAS IAS
आईपीएस, उनको भी अपने बच्चों को 2-3 महीने बॉर्डर पे भेजना चाहिए कि भाई तुम देखो, ट्रेनिंग करो। और जब सारे नेता जाते हैं ना, जैसे गर्मी आती है तो सारे टूर पे नहीं जाते हैं, तो मुझे लगता है कि जितने भी देश के एमएलए हैं, एमपी हैं, या कोई क्राइटेरिया बनाना चाहिए ये कि भाई वहाँ पे इतना तो सरकार कर सकती है अरेंजमेंट कि ये एरिया अभी बॉर्डर एरिया है, सेंसिटिव एरिया, यहाँ रहो तुम थोड़े ही दिन, यहाँ जो रह के जाएगा उसको फिर टिकट यहाँ पे उसी को मिलेगी। कोई क्राइटेरिया से, जैसे कई देशों में है इस तरह का, अभी आपको भी उसी उसमें आना चाहिए। अब जो जान गंवाता है वो सिर्फ सामान्य आम घर के बालक हैं, वो जान गंवाते हैं। जब किसी बड़े नेताओं के बच्चे या कोई, मैं देखो कैजुअलिटी तो किसी की नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर अगर हो रही है तो फिर सामान्य परिवारों के बच्चों की ही क्यों, फिर तो भेजना चाहिए ना कि भाई हाँ, कम से कम नेता बनने के लिए तो क्राइटेरिया जरूर होना चाहिए कि भाई आपको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, क्योंकि कुल्लू मनाली भी तो जाते हैं, शिमला भी तो जाते हैं भाई, और कहीं भी देश में भी तो घूमने के लिए चले जाते हैं। ये जम्मू कश्मीर है या कोई भी सेंसिटिव एरिया है, वहाँ मेरे ख्याल में भेजने चाहिए। सर, जो फैसिलिटी दी गई है, क्या आप उसको फैसिलिटी दिए, मैं ये जो अग्निवीर हैं ये वो बताएंगे, ये मैं नहीं बता सकता क्योंकि ये उनको पता है, लेकिन जो भी कुछ दिया गया अच्छी बात है, उसमें कोई वो नहीं, सरकार की तरफ से जो भी दिया जा सकता है, जो क्योंकि जॉब है जो वो सबसे रिस्की जॉब है, और रिस्की जॉब के आधार के बता रहे हो। अब कोई 6 महीने शादी हुई थी, किसी की 8 महीने हुई थी, आप सोचो ना उस परिवार के ऊपर क्या गुजरेगी, तो उनके लिए कितना भी करे, अकेले सरकार की बात नहीं है, समाज को भी करना चाहिए। 10% का रिजर्वेशन अग्निवीर को दिया गया पुलिस और वन विभाग, हाँ, उसके बारे में नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि वो सिर्फ कुछ डिपार्टमेंट में ही क्यों, वन विभाग और पुलिस, नहीं, पुलिस और वन विभाग में ही क्यों, आर्मी का जो कैटेगरी रिजर्वेशन होता है वो तो हर जॉब में है। आर्मी की जो रिजर्वेशन होता है, कोटा होता है, वो हर डिपार्टमेंट में होता है, तो हर डिपार्टमेंट में देना चाहिए। सिर्फ पुलिस और वहाँ पे देने की क्या जरूरत है, हर जगह दो, आपको हर जगह देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सरकार को कि भाई ठीक है वो उसमें लेके आओ। अगर आप जब दे ही रहे हो तो फिर पूरा दिल खोल के दो, उसको डरते डरते क्यों दे रहे हो। ठीक है, हाँ जी। नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं दास्ताने हरियाणा, आपके हक की आवाज। अब देखिए हरियाणा से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले दास्ताने हरियाणा पर। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथ आप जुड़ सकते हैं हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र के साथ, जो खबरों के साथ आपके हक की सीधी बात करता है, शासन और प्रशासन से जुड़े हुए तमाम बातें। अब देखिए दास्ताने हरियाणा के साथ।